नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अ, आपका आपकी पाठशाला में। 10 आज देखते हैं 10 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स। ठीक है। इसका पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारतीय स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए डीपीआईआईटी के साथ साझेदारी की है? ठीक है। कौन सी कंपनी है जो डीपीआईआईटी के साथ साझेदारी की है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए? ए अमेजन, बी रिलायंस, सी फ्लिपकार्ट या डी टाटा डिजिटल। ये कौन सी कंपनी है? ये है फ्लिपकार्ट। ठीक है। अब ये जान लेते हैं डीपीआईआईटी के बारे में। ठीक है। ये डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट फॉर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन प्रमोशन ऑफ ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड। इसका ये फुल फॉर्म। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली, दिल्ली है। इसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। और इसका क्या हुआ? रिकंस्ट्रक्शन हुआ था यहाँ पे। रिकंस्ट्रक्शन हुआ था रिकंस्टिट्यूशन हुआ था रिकंस्टिट्यूशन हुआ था इसका 2000 में। किसको मिलाकर ये मर्ज हुआ था? किसके साथ? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ में, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ। इसके साथ में डिपार्टमेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ में इसका मर्ज हुआ था। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, इसका हिंदी वर्जन है डीपीआईआईटी का। ये भारतीय स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ क्या साझेदारी की? किसके साथ साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है डीपीआईआईटी ने। ठीक है। किसको? स्टार्टअप को समर्थन या स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। यह साझेदारी स्टार्टअप को सरकारी रिपोर्ट, डेटा सेट और फास्ट ट्रैक पेमेंट आवेदनों तक पहुंच प्रदान करेगी। किसके साथ प्रदान करेगी ये साझेदारी? ये साझेदारी स्टार्टअप को सरकारी रिपोर्ट, डाटाबेस, डाटा सेट और फास्ट ट्रैक पेमेंट आवेदनों तक पहुंच प्रदान करेगी। साथ ही प्रोटोटाइप विकास और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए सहायता भी प्रदान करेगी। क्या क्या करेगी? ये प्रोटोटाइप विकास और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए सहायता भी प्रदान करेगी। फ्लिपकार्ट इन स्टार्टअप को सलाह देने, क्या करे उसका? फ्लिपकार्ट का काम है इसमें सलाह देने और उनमें निवेश करने के लिए लीप एंड वेंचर पहल के तहत अपने क्या एक 100 बिलियन वेंचर क्या है 1 बिलियन वेंचर फंड का लाभ उठाएगा। क्या ये फ्लिपकार्ट। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की पट्टी जिसका वजन 300 किलोग्राम से अधिक है का अनावरण अनावरण कहाँ किया गया? इसका अनावरण कहाँ किया जिसका वजन 300 किलोग्राम से भी अधिक है? दुनिया की सबसे बड़ी सोने की पट्टी जिसका वजन 300 किलोग्राम से अधिक है का अनावरण किया गया। कहाँ पे किया गया ये पूछ रहा है। कहाँ पे किया गया? ए टोक्यो, बी ज्यूरिख, सी न्यूयॉर्क या डी दुबई में। किसका कहाँ किया गया था? ये कहाँ किया गया था? ये दुबई में इसका अनावरण किया गया था। टोक्यो के बारे में जान लेते हैं। ये टोक्यो क्या जापान की राजधानी है? क्या की है? जापान की राजधानी। ठीक है। ये जापान की राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी जापान का इसका टोक्यो की स्थापना हुई थी कब? ये 1889 में। ये 1889 में इसकी स्थापना हुई थी।
अब ज्यूरिख के बारे में देख लेते हैं। ज्यूरिख जो है स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी शहर है और इसकी राजधानी भी है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसकी राजधानी भी है। ये इसकी स्विट्जरलैंड की राजधानी है ज्यूरिख और स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है, और ग्लोबल सेंटर फॉर फाइनेंस एंड ग्लोब क्या है, बैंकिंग के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, ये किसके लिए जाना है? ये ग्लोबल सेंटर फॉर सेंटर फॉर फाइनेंस एंड बैंकिंग, फाइनेंस एंड बैंकिंग, बैंकिंग के लिए भी इसलिए जाना जाता है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं किस नदी के किनारे है। ये नदी के किनारे है क्या है? लिम्मत नदी है। कौन सी है? लिम्मत नदी है। लिम्मत नदी, लिम्मत नदी है क्या है, ये इसको दो भागों में बांटती है। लिम्मत नदी ज्यूरिख को दो भागों में बांटती है, एक को बृहद नगर और दूसरे को लघु नगर के नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के बारे में जान लेते हैं। इसको बोलते हैं नेशनल, ये था यूएसए का, ये यूएसए के क्या है, ये यूएसए में है। यूएसए का ये पहले था नेशनल कैपिटल था। ये 1785 से लेकर के ये 90 तक क्या था, नेशनल कैपिटल था किसका? यूएसए का। और किसके नाम पर रखा? ये जेम्स ड्यूक। ठीक है, ये जेम्स ड्यूक के नाम पर रखा गया। जेम्स जेम्स ड्यूक ऑफ यॉर्क, ड्यूक ऑफ यॉर्क के नाम पर रखा है न्यूयॉर्क। तो अब ये इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये तो दुबई के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, हम दुबई के बारे में जान लेते हैं। ये दुबई क्या है? दुबई ये क्या है? ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात की क्या है? राजधानी है। और ये इसकी सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। सबसे अधिक वाली आबादी वाला, ये अधिक आबादी वाला शहर भी है, शहर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें से जो है 90% क्या है? प्रवासी आबादी जो है प्रवासी है। आबादी क्या है? प्रवासी है। प्रवासी, प्रवासी 10% वहां का स्थायी निवासी है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। दुबई ने दुबई गोल्ड सूक एक्सटेंशन में, कहाँ पे? दुबई गोल्ड सूक एक्सटेंशन में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की पट्टी का अनावरण किया। कहाँ पे किया? ये दुबई गोल्ड सूक एक्सटेंशन में, जिसका वजन 300.12 किलोग्राम है। और यह 1-2 किलोग्राम, 300.12 किलोग्राम है। और जिसकी कीमत लगभग कितनी है? ये 211 करोड़ यानी कि 25 मिलियन डॉलर के आसपास में है। 25 मिलियन डॉलर है। इमिरेट्स मीटिंग फैक्ट्री द्वारा तैयार किए गए इस पट्टी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मानकों का पालन करते हुए बनाने में 8 से 10 घंटे लगे। अब कितना लगा इसमें? ये 8 से 10 घंटे, यानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मानकों का पालन करते हुए। इसका ये
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मानकों का पालन करते हुए इसको बनाने में 8 से 10 घंटे लगे। किसको? इमरेट्स मीटिंग फैक्ट्री को। कौन बनाया? ये इमरेट्स मीटिंग फैक्ट्री ने इसको बनाया है, जिसको बनाने में 8 से 10 घंटे लगे हैं। यह रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि वैश्विक सोने और लग्जरी व्यापार में दुबई के नवाचार और नेतृत्व को दर्शाती है। किसको? दुबई के नवाचार और नेतृत्व को दर्शाती है। जो कीमत जो कीमती धातु उद्योग में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करती है। किसकी? ये दुबई की। ठीक है, दुबई की स्थिति को क्या करती है? मजबूत करती है। अगला क्वेश्चन है, किया FIA फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? यानी FIA फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले भारत के मतलब पहले भारतीय कौन बने? ए जेहादन दारूवाला, बी कुश मैनी, सी अर्जुन मैनी या डी नारायण कार्तिकेयन। ये बने कौन? ये कुश मैनी जो पहले भारतीय बने हैं जो FIA फार्मूला कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, कुशमैन ने दुबई में, कहाँ पे ये हुआ था? ये दुबई में हुआ था। ये दुबई में हुआ था। कहाँ पे? FIA फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। यानी कि पहले भारतीय जिन्होंने FIA फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है। ये आयोजित कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी में। उनके असाधारण सीजन में 5 पोडियम, कितने? ये असाधारण सीजन 5 पोडियम फिनिश, हंगरी में एक रेस जीत और भारत की पहली F2 पोल पोजीशन शामिल है। मौनी के लगातार प्रदर्शन ने 2024 सीजन में इन इनविक्टा इनविक्टा रेसिंग, कहाँ भी है? के इनविक्टा रेसिंग के लिए चैंपियनशिप हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म के समय वर्तमान लिंग अनुपात क्या है? ये पूछ रहा है, बिहार में जन्म के समय वर्तमान लिंग अनुपात क्या है नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार? तो ए 894, बी 900, सी 882 या डी 850। इसमें से कौन सा है? तो ये है कितना? ये 882 लिंगानुपात है में, यानी कि 1000 पुरुष पे। ठीक है, 1000 पुरुष पे क्या है? ये 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? ये 882। ठीक है, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। इसके क्या है? वो दो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट सम्राट चौधरी और दूसरे हैं विजय सिन्हा। विजय सिन्हा। ठीक है, इसके बीपीएससी के चेयरमैन है, बीपीएससी के चेयरमैन है बीपीएससी के चेयरमैन है जो अभी विवादों में है। क्या नाम? रवि भाई रवि भाई है, मतलब उनका नाम मुझे याद नहीं है। ठीक है, इसका कुछ जान लेते हैं। बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात घटकर 1000 पुरुषों पर 882 महिलाएं रह गया है, जो 2022-23 में 894 था। इसमें 894 से काफी कम है। पहले 2022-23 में कितना था? ये 894 था। इस खतरनाक गिरावट ने सरकार को PNDT अधिनियम के सख्त प्रवर्तन और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लिंग समानता में सुधार के लिए जागरूकता अभियान करने सहित तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है। यानी कि आप देख सकते हैं PCPNDT।
बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है इसका फुल फॉर्म होता है प्री कंसेप्शन, ये प्री कंसेप्शन, प्री कंसेप्शन एंड प्री नटाल, प्री नटाल डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, क्या है इसका, डायग्नोस्टिक टेक्निक, टेक्निक एक्ट। कब यह हुआ था सर, लागू कब हुआ था, ये 1994 में लागू हुआ था, ये 1994 में लागू हुआ था। यानी कि इसका हिंदी हिंदी में बोल रहे हैं लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। सरकार की पहल सामुदायिक जुड़ाव और बालिकाओं के महत्व को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है ये, सामुदायिक जुड़ाव और बालिकाओं के महत्व को बढ़ावा देना, इसके बालिकाओं के महत्व इस पे केंद्रित है, जिसमें वैशाली, भोजपुर, सारण जैसे जिलों पर विशेष जोर दिया गया। इसमें 3 जिले हैं, इसमें वैशाली, भोजपुर और सारण, जहां गिरावट सबसे अधिक है। कहाँ पे इन सारण में, वैशाली, भोजपुर और सारण में सबसे ज्यादा गिरावट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेट्रोलियम आयात के लिए मंजूरी दी गई अडानी कृष्णपट्टनम पोर्ट किस राज्य में है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटक या डी ओडिशा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती, अमरावती। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गांधीनगर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, बेंगलुरु। और उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये कहाँ पे, ये कृष्णपट्टनम पोर्ट कहाँ पे है, कृष्णपट्टनम पोर्ट है, ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में कृष्णपट्टनम पोर्ट। आंध्र प्रदेश में स्थित अडानी कृष्णपट्टनम पोर्ट को 28 अगस्त 2024 से 1 मार्च 2026 तक समुद्र के रास्ते पेट्रोलियम आयात करने की मंजूरी मिल गई। कब से ये, 28 अगस्त 2000, ये ये 28 अगस्त 2024 से लेकर के 1 मार्च 2026 तक इसके, ये समुद्र के रास्ते पेट्रोलियम आयात की मंजूरी मिली। अडानी पोर्ट्स लिमिटेड द्वारा संचालित यह भारत के पूर्वी तट पर एक गहरे पानी वाला, सभी मौसम में खुला रहने वाला बंदरगाह है। कहाँ पे ये अडानी पोर्ट लिमिटेड द्वारा संचालित भारत के पूर्वी तट तट पर एक गहरे पानी वाला, कहाँ पे, गहरे पानी वाला, सभी मौसम में, क्या है, सभी मौसम में खुलने वाला बंदरगाह है। यह निर्णय बंदरगाह, जहाजरानी और राजमार्ग मंत्रालय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुरूप है और इसका उद्देश्य जनहित में काम करना है। इसमें ये जनहित में काम करना उद्देश्य इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर में भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन रेट दर क्या थी? रेट पूछ रहा है नवंबर का, इसका खुदरा मुद्रा स्फीति पूछ रहा है, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन रेट पूछ रहा है। ए 5.5%, बी 6.2%, दो 1%, सी 3.7% या डी 5.75%। ये कितना रहा इन्फ्लेशन रेट, इसका रिटेल इन्फ्लेशन रेट नवंबर 2024 में। तो इसका इन्फ्लेशन रेट रहा, इसका इन्फ्लेशन रेट है ये
ये इनका इन्फ्लेशन रेट है कितना, ये है 5.5%। ठीक है, 5.5% इसका इन्फ्लेशन रेट है। अब ये जान लेते हैं कि इसको ये मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन रेट जारी कौन करता है, जारी करने का ये जारी कौन करता है, इसको जारी करने के लिए करता है कौन, ठीक है, ये इसको जारी करता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और श्रम मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटि स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंटेशन इसके द्वारा जारी जारी किया जाता है, आधार वर्ष लिया जाता है किसका, सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये सीपीआई का आधार वर्ष है, आधार वर्ष है कितना, ये 2012। इसका फुल फॉर्म होता है सीपीआई का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका ये फुल फॉर्म होता है। ये खुदरा मुद्रास्फीति क्या होती है, खुदरा मुद्रास्फीति होती है जब एक निश्चित अवधि में वस्तु या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि के कारण मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है, किसके, मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है। ठीक है, मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है, दर्ज की जाती जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति बोलते हैं। अब मुद्रास्फीति क्या होती है, जब इसको हम प्रतिशत में, ये जो है इसको अगर हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो ये बोला बोला जाता है खुदरा मुद्रास्फीति। अगर प्रतिशत में कन्वर्ट लिखते हैं तो ये उसको बोलते हैं खुदरा मुद्रा स्फीति बोलते हैं। सरल भाषा में कह दें तो सरल भाषा में ये होता है कि कीमतों में उतार चढ़ाव की रफ्तार को दर्शाती है। ये क्या है, कीमतों के उतार चढ़ाव को, ये कीमतों के सॉरी कीमतों के उतार उतार चढ़ाव चढ़ाव को दर्शाती है, उतार चढ़ाव की रफ्तार को दर्शाती है। ठीक है, ठीक है, इसका वो देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नवंबर में भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति दर घटकर 5.53% हो गई है, तो इसमें 5.5 दिया हुआ है तो उसके नजदीक है, हो गई। जो अक्टूबर में ये कितना था, ये 6.21% से भी काफी कम, यानी कि अक्टूबर में क्या था, 6.21% था, इससे घटकर कितना हो गया, 5.53% हो गया। खाद्यान्न पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण खुदरा मुद्रा स्फीति दर में क्या वृद्धि देखी गई, किसमें देखी गई है, ये खाद्यान्न पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण ये मुद्रा स्फीति दर में वृद्धि देखी गई। यह कमी, ये गलत दिया हुआ है ये, ठीक है, यह कमी मुख्य रूप से सब्जियों खासकर टमाटर की कीमतों में गिरावट के कारण हुई, किसके कारण हुई,
ये सब्जियों खासकर टमाटर की कीमतों में गिरावट के कारण जो अक्टूबर में बढ़ गई थी, साथ ही खाद्य खाद्य तेल की कीमतों में स्थिरता भी आई है। किसमें? खाद्य तेल की कीमतों में स्थिरता भी आई है। मुद्रास्फीति में इस कम मुद्रास्फीति में इस कमी ने क्या है, मुद्रास्फीति में इस कमी ने उन परिवारों को राहत प्रदान की जो बढ़ती खाद्य कीमतों से प्रभावित थे। किसको राहत मिली है? उन परिवारों को राहत मिली है जो बढ़ती खाद्य की कीमतों से प्रभावित। हालांकि कोर मुद्रास्फीति 3.7% स्थित है। इसकी कोर मुद्रास्फीति जो है 3.7% पर क्या है, ये स्थिर है। यह गिरावट कम खाद्य कीमतों और प्रभावी मुद्रास्फीति प्रबंधन रणनीतियों के प्रभाव को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? प्रभावी मुद्रास्फीति प्रबंधन रणनीतियों को क्या है, दर्शाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईएनएस क्या है? आईएनएस सुशील कौन सा? ये आईएनएस सुशील को किस परियोजना के तहत विकसित किया गया था? उस परियोजना का नाम पूछ रहा है, जिस परियोजना के तहत आईएनएस सुशील को क्या किया है, विकसित किया गया है। ए प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 1134.5, बी प्रोजेक्ट 1135.6, सी प्रोजेक्ट 1136.7 या डी प्रोजेक्ट 1133.4। ये किसके तहत, ये किस परियोजना के तहत आईएनएस सुशील को विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है प्रोजेक्ट 1135.6 के साथ। ये ऑप्शन बी है, प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत ये क्या है, आईएनएस सुशील को विकसित किया गया। आईएनएस सुशील टी-वाक 3 श्रेणी का एक स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसे परियोजना 1135.6 के तहत विकसित किया गया है। इसके तहत विकसित किया परियोजना यानी प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत विकसित किया गया है। यह परियोजना अत्याधुनिक स्टील्थ डिजाइन, बहुभूमिका क्षमता और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के साथ उन्नत फ्रिगेट पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? ये बहुभूमिका क्षमताओं और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के साथ क्या है, ये उन्नत फ्रिगेट विकसित। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें और कुछ दिया हुआ इसमें। यह जहाज श्रृंखला का 7वां जहाज, यह जहाज श्रृंखला का कौन ये 7वां, सेवन सेवंथ है, जो इसे भारत और रूस के बीच 2016 के समझौते के तहत बनाया गया है। इसमें किसके किसके सहयोग से बनाई जाती है? रूस के सहयोग से बनाया गया है, जिससे भारतीय नौसेना की परिचालन शक्ति को बल मिलता है। किससे? भारतीय नौसेना की परिचालन शक्ति को क्या होता है, बल मिलता है। यानी कि इससे हमारे भारतीय नौसेना क्या होती है, सशक्त होती है, उनकी क्षमता बूस्ट होती है। अगला प्रश्न है, शतरंज ग्रैंड मास्टर रसेट जियात दीनू कौन है? जियात दीनू को हराने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय आदित्य कपिल किस शहर से हैं? अब शहर का नाम पूछ रहा है, जिन्होंने आदित्य कपिल जो शतरंज ग्रैंड मास्टर रसेट जियात दीनो को हराया है। ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता या डी पुणे। ये है कहा कि ये नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली है भारत की राजधानी। इसकी राजधानी कौन सी है? महाराष्ट्र की। ये महाराष्ट्र की राजधानी है कौन सी? मुंबई, कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी, और पुणे क्या है, महाराष्ट्र का ये एक शहर है, ठीक है। नववर्षीय शतरंज खिलाड़ी आरिफ कपिल कहाँ के? नई दिल्ली से। कहाँ? ये नई दिल्ली से, ठीक है। उन्होंने KIIT इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट के 9वें दौरे के दौरान शतरंज में ग्रैंड मास्टर राशिद जियात दीनों को हराने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि ने न केवल एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, बल्कि इतनी कम उम्र में अपनी असाधारण शतरंज प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए
क्लासिकल टाइम कंट्रोल के तहत ग्रैंड मास्टर होने वाले आज दुनिया के तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी और दुनिया के सबसे तीसरे मतलब ये ऐसे तीसरे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र बहुत कम है। अगला प्रश्न देखते हैं, घाना के हालिया राष्ट्रपति चुनाव में किसे राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया? राष्ट्रपति किसे निर्वाचित घोषित किया गया? किसे घाना के हालिया राष्ट्रपति चुनाव में किससे राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित घोषित किया गया? ए नाना अकुफो एडो को, बी क्वामे नक्रमा को, सी जेरी रॉलिंग्स को, या डी जॉन महामा को? इसको डी है जॉन महामा को। किसको इनमें से किन को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है घाना का? पहले तो हम घाना के बारे में जान लेते हैं। इसका आधिकारिक नाम है इसका आधिकारिक नाम है घाना गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ घाना। ये घाना गणराज्य इसका आधिकारिक नाम है। इसका घाना गणराज्य गणराज्य, ठीक है। इसकी राजधानी ये क्या है? पश्चिमी अफ्रीकी देश है ये, पश्चिमी अफ्रीकी देश, अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी है अकरा। इसकी राजधानी क्या है? अकरा है, अकरा, ठीक। मुद्रा इसकी इसकी मुद्रा है कितना? घनाई सेड्डी, घनाई सेड्डी, ठीक। तो इसमें चुना गया है किसको? किसको निर्वाचित किया गया? निर्वाचित किया गया है ये जॉन महामा को। और ये किसको निर्वाचित किया? ये जॉन महामा को निर्वाचित किया गया। ये पहले राष्ट्रपति, पहले क्या थे राष्ट्रपति थे कब? ये 2012 से लेकर के 2017 तक पहले भी राष्ट्रपति थे। उसके बाद राष्ट्रपति उनकी जीत क्या है? उपराष्ट्रपति बावूमिया के इस्तीफे के बाद हुई है, जो सत्तारूढ़ न्यू पैट्रियाटिक पार्टी, ठीक है। इसका देख लेते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आगे। जॉन महामा जो 2012 से लेकर के 2017 तक घाना के राष्ट्रपति रहे, को हाल ही में चुनाव के बाद राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया था। राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया किनको? जॉन महामा को। इससे पहले भी तो 2012 से 17 तक के क्या थे? राष्ट्रपति रहे हैं। उनकी जीत उपराष्ट्रपति बाबू मियां के इस्तीफे के बाद हुई, यानी कि इनका जो निर्वाचन जो हुआ है ये उपराष्ट्रपति बाबू मियां के इस्तीफे के बाद हुई, जो सत्तारूढ़ न्यू पैट्रियाटिक पार्टी यानी कि एनपीपी की आर्थिक नीतियों के प्रति जनता के असंतोष का संकेत है। घाना, जिसे आधिकारिक तौर पर घाना गणराज्य के रूप में जाना जाता है, एक पश्चिमी अफ्रीकी देश। इसकी राजधानी क्या पहले भी होता है? अकरा, और इसकी मुद्रा क्या? सनाई सेड्डी है। हाँ, ये सनाई सेड्डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ए 25 नवंबर को, बी 15 जनवरी को, सी 10 दिसंबर को, या डी 24 अक्टूबर को? ये मनाया जाता है कब? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस, यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, ठीक है। ये इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? ये किसके द्वारा घोषित किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की याद में इसको किया जाता है। ये इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मतलब मानवाधिकार है, मतलब किसी भी देश में या कहीं भी जो कोई मानव से संबंधित जो भी क्रूरताएं होती हैं, वो उस, ठीक है, उनके अधिकारों के लिए अधिकारों की लड़ने से संबंधित जो है
से क्या है, ये इससे उससे संबंधित है, उनके अधिकारों से संबंधित है मानवों के, ठीक है। 10 दिसंबर को मनाया जो 1948 में इस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी कि यूडीएचआर को अपनाने की याद में मनाया जाता है। यानी कि ये यूडीएचआर कब मनाया गया था, ये अपनाया गया था, ये यानी 10 दिसंबर 2048 को 1948 को अपनाया गया था। उसी दिन को क्या क्या घोषित कर दिया गया, 10 दिसंबर को ही विश्व मानवाधिकार दिवस। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने जात, धर्म, लिंग और राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की स्थापना को चिन्हित करता है। किसके? मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की स्थापना को चिन्हित करता है। यह दिन समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता पर जोर देता है। किस पे? ये समानता, स्वतंत्रता, गरिमा के वैश्विक प्रतिबद्धता पर जोर देता है, जो मानवाधिकार को बनाए रखने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। किस पे? ये सामूहिक जिम्मेदारी को याद दिलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के लिए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि मुख्य कोच किससे नियुक्त किया गया, किसके लिए? भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 के राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के। ए जो आकिम एलेक्जेंडरसन, बी लार्स जोहानसन, सी स्वेन कार्लसन या डी एरिक एंडरसन। ये किसको नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया जोआकिम अलेक्जेंडरसन। ये कहाँ के? स्वीडन के, स्वीडिश नागरिक हैं ये, स्वीडिश नागरिक। आगे ये स्वीडिश के हैं रहने वाले। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कुछ। ये 48 वर्षीय स्वीडिश कोच जोआकिम अलेक्जेंडरसन को भारत की महिला अंडर 20 और 17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। कहाँ पे? मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF और स्वीडिश फुटबॉल एसोसिएशन के बीच सहयोग का हिस्सा है। किसके बीच? भारतीय फुटबॉल महासंघ और स्वीडिश फुटबॉल एसोसिएशन के बीच के सहयोग का हिस्सा है। अलेक्जेंडरसन का पहला काम 10 दिसंबर 2024 से बेंगलुरु में शुरू होने वाले 2 महीने लंबे अंडर 20 राष्ट्रीय शिविर की देख रेख करना है। इनका पहला काम किसका? ये 2 महीने लंबे अंडर 20 राष्ट्रीय शिविर की देख रेख करना है। धन्यवाद, शुक्रिया।